आज के दौर में जब लुक्स इकोनॉमी चरम पर है, वैश्विक कॉस्मेटिक सर्जरी का बाजार हैरान करने वाली रफ्तार से फैल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्लास्टिक सर्जरी संघ के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में हर साल किए जाने वाले कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं की संख्या 3.8 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। वहीं 2024 में मेडिकल एस्थेटिक्स बाजार का आर्थिक आकार 100.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और अनुमान है कि 2033 तक यह आंकड़ा बढ़कर 239.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस सुंदर बनने की लहर के पीछे सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर सबसे ज्यादा चमकदार और प्रभावशाली उदाहरण बनकर उभरे हैं। उनके पास अनगिनत संसाधन होते हैं, सबसे टॉप मेडिकल टीमें होती हैं, फिर भी हर सर्जरी का परफेक्ट होना तय नहीं। कोई कैमरे पर ज्यादा फोटोजेनिक दिखने के लिए जाता है और अंत में अपने वही चेहरे के फीचर्स खो देता है जो उसे सबसे अलग बनाते थे। कोई उम्र को पलटने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में इंटरनेट की नजर में सर्जरी हादसा बन जाता है। तो आज यानी मैं के साथ चलिए देखते हैं दुनिया के 10 सबसे असफल सेलिब्रिटी प्लास्टिक सर्जरी केस। $1 मिलियन से ज्यादा की रकम सिर्फ अपने आदर्श में बसे परफेक्ट वुमन की छवि के पीछे भागने के लिए। लेकिन इसके पीछे चुकाई गई कीमत सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी। निकोल सैंडर्स, जो रियलिटी शो 90 डे फियांसे के सीजन 10 में जबरदस्त चर्चा में रहीं, पब्लिक के सामने निकी एक्सोटिका के नाम से सामने आईं और उन्हें $1 मिलियन बारबी कहा जाने लगा। ये टैग यूं ही नहीं दिया गया था। निकोल का जन्म 1976 में न्यू जर्सी में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अपने लुक्स और जेंडर आइडेंटिटी की वजह से बुली किया गया, जिसके कारण उन्हें बार-बार स्कूल बदलने पड़े। हाई स्कूल के बाद वो न्यूयॉर्क चली गईं। यहीं उन्होंने एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में नई जिंदगी शुरू की और यहीं से वो धीरे-धीरे कॉस्मेटिक सर्जरी की गहराइयों में उतरती चली गईं। उनकी प्लास्टिक सर्जरी की यात्रा 1995 में शुरू हुई। उस समय वो केवल 19 साल की थीं और उन्होंने काफ इम्प्लांट कराया, जिससे वो इस तरह की सर्जरी करवाने वाली शुरुआती गिनी चुनी लोगों में शामिल हो गईं। इसके बाद नाक की सर्जरी, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, चेहरे के कॉन्टूर का पुनर्निर्माण, लिप फिलिंग, जॉ और चिन की स्कल्पटिंग, गालों के इम्प्लांट, यहां तक कि आंखों का रंग बदलने जैसी प्रक्रियाएं भी होती चली गईं। मानो सिर से पैर तक सर्जरी की एक लहर आ गई हो, जिसने धीरे धीरे उसके शरीर को उसकी स्वाभाविक अवस्था से दूर कर दिया। मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उसने साफ स्वीकार किया कि पहली नाक की सर्जरी बेहद दर्दनाक थी। उसे लगा था कि अब वो यहीं रुक जाएगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो खुद को रोक ही नहीं पा रही है। हर बार और खूबसूरत बनने से मिलने वाले थोड़े से सुख के पीछे असंतोष और चिंता और भी गहरी होती चली जाती थी। वो खुद को $1 मिलियन बारबी कहती थी, मानो उसका शरीर एक ऐसी मूर्ति हो जिसे बिना सीमा के बदला और तराशा जा सके। लेकिन सच ये था कि यही जुनून धीरे धीरे उसकी जिंदगी और उसके रिश्तों को निगल रहा था। निकोल की लव स्टोरी भी उतार चढ़ाव से भरी रही। उनका रिश्ता बॉयफ्रेंड जस्टिन शुटेंकॉफ से 2007 में शुरू हुआ और 15 साल बाद दोनों के बीच पुराना रिश्ता फिर से जुड़ा। लेकिन जैसे जैसे निकोल की पहचान खुलने लगी, दोनों के बीच की दरारें भी सामने आने लगी। 2 साल डेट करने के बाद एक झगड़े के दौरान निकोल ने बताया कि वो पहले पुरुष थीं। ये अचानक सामने आया सच जस्टिन के लिए बड़ा झटका था। कहा गया कि वो लंबे समय तक डिप्रेशन में भी चले गए। दोनों ने रिश्ता सुधारने की कोशिश की, साथ में 90 डे फियांसे के मंच पर भी आए, लेकिन झगड़े और भरोसे का संकट पीछा नहीं छोड़ता रहा। शो के प्रसारण के दौरान निकोल ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने कभी बच्चे पैदा करने के लिए
यूटेरस ट्रांसप्लांट कराने पर विचार किया था। हालांकि अंततः उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया, लेकिन इस बयान ने एक बार फिर बाहर की दुनिया में उनके शरीर की सीमाओं को लेकर चर्चा छेड़ दी। वो सोशल मीडिया पर लगातार अपने रीशेप्ड सेल्फ को दिखाती रहीं, मगर इसके पीछे छिपा था नेचर और फिजियोलॉजी की सीमाओं को चुनौती देने का भाव, और यहां तक कि नतीजों की परवाह किए बिना जोखिम उठाने की प्रवृत्ति। जस्टिन के साथ उनका रिश्ता भी हकीकत की कसौटी से बच नहीं सका। दिसंबर 2023 के एक एपिसोड में जस्टिन ने खुलकर बताया कि सगाई से पहले उनके पास एक बेड पार्टनर था और उन्होंने ओपन रिलेशनशिप का सुझाव भी दिया। इस बात ने निकोल को गहराई से आहत किया। उन्होंने अपनी ही कीमत और आकर्षण पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और कहा कि उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो जस्टिन की जिंदगी में सिर्फ एक फाइनेंशियल सपोर्ट भर हों। जब खूबसूरती सर्जरी की धार पर टिकी हो और जब प्यार राजों के बोझ को सहन न कर पाए, तो अंत में शायद सिर्फ निशान और तन्हाई ही बचती है। मिथक वैलेरिया वैलेरिएवना लुक्यानोवा 1992 में जन्मी एक यूक्रेनी मॉडल कभी रियल लाइफ बार्बी डॉल जैसी शक्ल के कारण दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बन गई थीं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसी कीमत छिपी थी जो सोचने पर मजबूर कर देती है। 1992 में जन्मी लुक्यानोवा का मूल स्थान पूर्व सोवियत मोल्दोवा के तिरास्पोल था और बाद में वे यूक्रेन के ओडेसा में जा बसीं। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा और 2007 में मिस डायमंड क्राउन ऑफ द वर्ल्ड नामक ब्यूटी पेजेंट का खिताब जीता। सोशल मीडिया के उभार वाले दौर में लुक्यानोवा इंटरनेट के जरिए तेजी से मशहूर हो गईं। ऑनलाइन पोस्ट की गई उनकी तस्वीरों और वीडियो ने व्यापक ध्यान खींचा। कई लोग उनकी मानव से परे जैसी सुंदरता पर हैरान रह गए। बड़ी बड़ी आंखें, उभरी हुई छाती, मूर्ति जैसी पतली कमर और सीधे लंबे हाथ पैर। इन्हीं वजहों से उन्हें जल्दी ही रियल लाइफ बार्बी कहा जाने लगा। लेकिन इसी के साथ उनके लुक में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक सर्जरी हुई है या नहीं, इस पर सवाल भी उमड़ पड़े। जनता की अटकलों के सामने लुक्यानोवा ने जोर देकर कहा कि उन्होंने सिर्फ ब्रेस्ट सर्जरी करवाई है, बाकी शरीर नेचुरल है। उन्होंने अपनी बॉडी को रोजाना की फिटनेस और खास डाइट का नतीजा बताया और यहां तक दावा किया कि उन्होंने कभी सिर्फ हवा और पानी के सहारे जीने की कोशिश भी की थी। मगर मेडिकल एक्सपर्ट्स ने अलग निष्कर्ष दिए। प्लास्टिक सर्जनों ने उनके चेहरे की संरचना का विश्लेषण करके कहा कि उनकी नाक की बनावट में स्पष्ट कृत्रिम संकेत दिखते हैं। नाक की हड्डी असामान्य रूप से पतली है और चेहरे के बाकी हिस्सों के अनुपात से मेल नहीं खाती। उनके मुताबिक यह संभव है कि सेप्टम कार्टिलेज हटाकर और इम्प्लांट लगाकर नाक की ब्रिज को ऊंचा किया गया हो। इसके अलावा कमर का जरूरत से ज्यादा पतला, तीखा कर्व भी कुछ विशेषज्ञों की नजर में बॉडी कॉन्टूरिंग सर्जरी का परिणाम माना जाता है। बाहरी दुनिया के सवाल लगातार बने रहे, फिर भी लुक्यानोवा रियल लाइफ बार्बी के टैग को हमेशा नकारती रहीं। उनका कहना था कि यह उनके लिए अपमानजनक है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लुक्यानोवा जैसी ऐसी हस्तियां जो अपने प्लास्टिक सर्जरी के अनुभव को नकारती हैं या जानबूझकर हल्का करके पेश करती हैं, कोई अकेला मामला नहीं है। कई लोग सामाजिक मूल्यांकन की चिंता या नेचुरल ब्यूटी वाली छवि बनाए रखने के लिए अपने सर्जरी अनुभवों पर खुलकर बात करने से बचते हैं। यह घटना समाज के प्लास्टिक सर्जरी को लेकर जटिल और विरोधाभासी रवैये को दिखाती है। एक तरफ हर साल दुनिया भर में लाखों लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं, दूसरी तरफ सर्जरी को स्वीकार करना आज भी परिवार, कार्यस्थल और सार्वजनिक दबाव का कारण बन सकता है। लुक्यानोवा का मामला इसी टकराव को उजागर करता है।
एक ओर उन्हें अपनी शक्ल सूरत की वजह से पहचान मिली और दूसरी ओर वही शक्ल उन्हें विवादों में ले आई। यहां तक कि उन्हें अपने नेचुरल होने को साबित करने के लिए चरम तरीकों का सहारा लेना पड़ा। और स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो आदर्शीकृत रूप रंग की अतिचाहत में संभावित जोखिम भी छिपे हैं। चाहे कथित तौर पर छिपी हुई सर्जरी के बाद के असर हों या नहीं, सिर्फ उनकी बताई गई हवा वाली डाइट को लेकर ही मेडिकल विशेषज्ञों ने गंभीर स्वास्थ्य खतरे की चेतावनी दी है। अपने शरीर की सीमाओं को इस तरह चुनौती देना मूल रूप से लुक्स को लेकर चिंता की एक अस्वस्थ प्रतिक्रिया है, और यह भी प्लास्टिक सर्जरी की तरह समाज के सौंदर्य मानकों से लड़ने के लिए बाहरी तरीकों पर निर्भर होने की ही एक कोशिश है। ग्लैमर की तेज रोशनी में सितारों को अक्सर निर्मम सौंदर्य मानकों का सामना करना पड़ता है। परफेक्ट दिखने की चाह में वे बार बार सर्जरी या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट चुनते हैं, लेकिन यही फैसले कभी-कभी ऐसे नतीजे दे जाते हैं जो वापस नहीं पलटते। कनाडाई सुपरमॉडल लिंडा इवेंजेलिस्टा 90 के दशक की सबसे प्रतीकात्मक फैशन हस्तियों में से एक इसी सच्चाई की पीड़ित रहीं। 2015 में लिंडा ने कूल स्कल्प्टिंग नाम के नॉन इन्वेसिव लिपोसक्शन कहे जाने वाले क्रायोलिपोलिसिस ट्रीटमेंट को अपनाया। यह एक सौंदर्य तकनीक है जिसमें फैट सेल्स को फ्रीज करके बॉडी शेपिंग की जाती है, और सर्जरी की जरूरत न होने के कारण इसे काफी लोकप्रिय माना जाता है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शरीर बदलने की यह कोशिश एक ऐसे डरावने सिलसिले में बदल जाएगी जो आज तक पीछा नहीं छोड़ता। ट्रीटमेंट के बाद उनके पेट, जांघों और अंडरआर्म्स में एक दुर्लभ साइड इफेक्ट हुआ, फैट का विरोधाभासी तरीके से बढ़ जाना। इसकी दर 1% से भी कम है, लेकिन अगर यह हो जाए तो फैट घटने की जगह असामान्य रूप से बढ़ता है, सख्त हो जाता है और स्थायी गांठों का रूप ले लेता है। लिंडा ने इस नतीजे को देखने लायक भी नहीं, एक तरह की भयानक विकृति जैसा बताया। जो महिला कभी दुनिया के शीर्ष रैंप्स पर अपने एलिगेंट, कॉन्फिडेंट इमेज के लिए जानी जाती थी, वही अब अपनी ही शक्ल से परेशान हो गईं। सालों तक वे आईने में खुद को देखने तक से बचती रहीं। यह असफल अनुभव सिर्फ शरीर की छवि नहीं तोड़ता, उसने उनकी पहचान और मानसिक स्वास्थ्य को भी गहराई से चोट पहुंचाई। इंसाफ पाने के लिए 2021 में लिंडा ने इस ट्रीटमेंट की निर्माता कंपनी ज़ेल्टिक एस्थेटिक्स इंक पर मुकदमा दायर किया और $50 करोड़ तक का हर्जाना मांगा। मुकदमे में उन्होंने बताया कि 2015 के अगस्त से 2016 के फरवरी के बीच उन्होंने कुल 7 बार ट्रीटमेंट कराया, और उसके बाद रूप रंग में बदलाव के कारण वे मॉडलिंग करियर जारी नहीं रख सकीं, जिससे उन्हें आर्थिक और प्रतिष्ठा दोनों स्तर पर भारी नुकसान हुआ। आज की लिंडा भले ही कभी-कभार बोटॉक्स इंजेक्शन लेती हों, लेकिन उन्होंने तय किया है कि वे चेहरे के सारे फिलर्स घोलकर हटवा देंगी, क्योंकि वह चेहरा अब उन्हें अपना पहचाना हुआ चेहरा नहीं लगता। और ज्यादा भावुक कर देने वाली बात यह है कि वे 2 बार ब्रेस्ट कैंसर से जूझ चुकी हैं और उन्होंने दोनों तरफ मास्टेक्टॉमी करवाई। वे अपने शरीर पर पड़े निशानों और बदलावों को खुले दिल से स्वीकार करती हैं। फेफड़ों की सर्जरी का घाव, सी सेक्शन का निशान और केलॉइड स्कार्स तक। और उन्होंने साफ कहा, मैं जीत गई, मैं जिंदा हूं और बस इतना ही काफी है। बुढ़ापे को लेकर उनका नजरिया भी बदल गया है। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मैं कैसे बूढ़ी होती जाऊं, मैं बस यही चाहती हूं कि मुझे बूढ़ा होने का मौका मिलता रहे। आज की दुनिया में महिलाओं, खासतौर पर पब्लिक फिगर्स से जो कठोर अपेक्षाएं रखी जाती हैं, उस चेहरा ही कीमत वाले दौर में सुपर मॉडल भी नहीं बच पाती। और जो ट्रीटमेंट सुरक्षित और नॉन इन्वेसिव दिखते हैं, वे भी कभी-कभी ऐसा नुकसान दे सकते हैं जिसे पलटा नहीं जा सकता। उनकी आज की स्पष्टता और दृढ़ता
गिरने और टूटने के बाद अपनी गरिमा को फिर से खड़ा करने की कहानी है। कई दौर की तकलीफों के बाद उन्होंने खूबसूरती का मतलब दोबारा तय किया और असली मजबूती को भी। हमेशा परफेक्ट बने रहना नहीं, बल्कि टूटने के बाद भी जिंदगी का सामना करना, खुद से प्यार करना और आगे बढ़ते रहना। कभी लॉरा फ्लिन बॉयल हॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक थीं। जवानी में उनका चेहरा नफासत भरा था, उनकी मौजूदगी अलग थी। 90 के दशक में वे स्क्रीन पर एक तरह की सेक्सी आइकन मानी जाती थीं। लेकिन आज जब लोग उन्हें सड़क पर देखते हैं तो अक्सर यकीन ही नहीं कर पाते कि ये वही महिला है जिसने ट्विन पीक्स में एक कोमल लड़की का किरदार निभाया था। क्योंकि अब उनका चेहरा जकड़ा हुआ और फीचर्स अजीब से लगते हैं। लॉरा का करियर बेहद कम उम्र में ही शुरू हो गया। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो हॉलीवुड पहुंच गईं और शुरुआती दौर में ही निर्देशक डेविड लिंच की नजर में आ गईं। रहस्यमयी सीरीज ट्विन पीक्स में काम करने के बाद डोना हेवर्ड के किरदार ने उन्हें रातों रात पहचान दिला दी। इसके बाद वे बिग और द प्रैक्टिस जैसी चर्चित कृतियों में भी दिखाई दीं और उस दौर में उनका करियर सचमुच तेजी से ऊंचाइयों की ओर बढ़ता चला गया। उस दौर में जब महिला कलाकारों को अक्सर वस्तु की तरह देखा जाता था, लॉरा सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं थीं, उन्हें प्रतिभा और शैली का भी प्रतीक माना जाता था। लेकिन कैमरे के बाहर वे उम्र बढ़ने के डर से जूझती रहीं। ये चिंता उनके करियर के समय ही धीरे धीरे पनपने लगी थी और आगे चलकर इसी ने उनके फैसलों की जमीन तैयार की। हालांकि 2002 में मेन इन ब्लैक 2 में वे अभी भी बेहद चमकदार दिखीं, लेकिन उसी साल के बाद वे बार बार कॉस्मेटिक सर्जरी कराने लगीं। शुरुआत छोटे बदलावों से हुई। नाक की सर्जरी ने उनके चेहरे को ज्यादा शार्प बनाया, लेकिन वे वहां नहीं रुकीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उन्होंने हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स और बोटॉक्स इंजेक्शंस लेने शुरू किए ताकि वही चेहरा बचा रहे जिसे दर्शक बरसों से पहचानते थे। मगर सर्जरी और इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट्स ने जल्दी ही पलटवार किया। उनका चेहरा सूजने लगा, जकड़ने लगा और लकीरें स्वाभाविक नहीं रहीं। 2010 तक उनका लुक लगभग पूरी तरह बदल चुका था और कैमरा भी उन्हें पहले की तरह चुन नहीं रहा था। उसी साल के बाद से वे लगभग इंडस्ट्री से गायब हो गईं। करीब 10 साल तक न के बराबर काम, बहुत कम सार्वजनिक उपस्थिति और यहां तक कि लंबे समय तक शराब पीने व मानसिक रूप से टूटे रहने जैसी अफवाहें भी सामने आती रहीं। 2018 में मीडिया ने उन्हें एक पार्किंग लॉट में विस्की की बोतल से सीधे पीते हुए कैद किया। उनकी नशे में डूबी हालत लोगों को दुखी कर गई। 2021 में एक मोड़ आया जब वो पूरी तरह परफेक्ट न दिखने वाले चेहरे के साथ डेथ इन टेक्सास में नजर आईं, तो उन्होंने खुद मेकअप आर्टिस्ट से कहा, मुझे और बदसूरत बना दो। ये सिर्फ आत्मव्यंग्य नहीं था, बल्कि जैसे बीते संघर्षों से खुद को मुक्त करने का एक संकेत था। हॉलीवुड रिपोर्टर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अब मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मैं कैसी दिखती हूं और न ही इस बात की कि लोग मुझे कैसे देखते हैं। ये बेबाकी एक बड़े झटके के बाद की समझ भी थी और अपनी जिंदगी की बागडोर फिर से अपने हाथ में लेने का ऐलान भी। लाइमलाइट के बाहर, नियंत्रण से बाहर हुई कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं ने सिर्फ उनका चेहरा नहीं बदला, उन्होंने उनके करियर और मानसिक स्वास्थ्य को भी निगल लिया। बाहरी अपेक्षाओं से लेकर खुद को खो देने तक। लॉरा फ्लिन बॉयल की कहानी याद दिलाती है कि सुंदरता के पीछे भागने की जिद कितनी दोधारी तलवार हो सकती है। और आज जब वे खुद को स्वीकार करने का चुनाव कर रही हैं, शायद यही सच्चाई और यही मजबूती उनके पुराने चेहरे से भी ज्यादा दिल को छूती है। निक्की कॉक्स 2 जून 1978 को जन्मी अमेरिकी अभिनेत्री। 90 के दशक के अंत से लेकर
2000 के शुरुआती वर्षों तक टीवी स्क्रीन की पसंदीदा चेहरों में गिनी जाती थीं। उनकी मिठास भरी शक्ल और चुलबुला अंदाज दर्शकों को खूब भाता था। उनके प्रमुख कामों में अनहैप्पीली एवर आफ्टर, निक्की और एनबीसी की हिट सीरीज लास वेगस शामिल हैं। करियर के पीक पर उनके पास लगातार काम था और लास वेगस की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात अभिनेता जे मोहर से हुई, जो बाद में उनके पति बने। लेकिन यही पहले की खूबसूरत निक्की प्लास्टिक सर्जरी को लेकर बार-बार एंटरटेनमेंट न्यूज की सुर्खियों में आने लगीं। 2009 के बाद निक्की धीरे-धीरे एक्टिंग से दूर होती गईं और बैकग्राउंड में वॉइस ओवर के काम की तरफ मुड़ गईं। वे सार्वजनिक तौर पर बहुत कम दिखीं, मगर 2013 में पपराजी द्वारा ली गई कुछ तस्वीरों ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। उन तस्वीरों में उनका चेहरा सूजा हुआ दिखा, होंठ असामान्य रूप से भरे हुए और वे पुराने नेचुरल लुक से बिल्कुल अलग लग रही थीं। रडार ऑनलाइन ने सीधे तौर पर कहा कि उनका लुक पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, जबकि डेली मेल ने लिखा कि वे लगभग पहचानी नहीं जा सकतीं और यह भी कहा कि वे 34 साल की उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी दिखती हैं। बाहरी दुनिया में आम तौर पर यह अंदाजा लगाया गया कि उन्होंने कई कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं करवाईं, खासकर चेहरे के फिलर्स और लिप एनहांसमेंट के मामले में। 2008 से ही उनके गाल ज्यादा गोल दिखने लगे और होंठ लगातार ज्यादा फुल, जिस पर इंटरनेट पर चर्चा तेज हो गई। कुछ फैंस अब भी मानते रहे कि यह बदलाव उनके आकर्षण को बढ़ाता है, लेकिन ज्यादा आवाजें अफसोस जताने वाली थीं। लोगों ने कहा कि वे अपनी पुरानी नेचुरल खूबसूरती खो बैठीं। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी को लेकर अफवाहें लगातार चलती रहीं, निक्की ने इस विषय पर लगभग हमेशा चुप्पी साधी। इंटरव्यू में वे अपने करियर या परिवार की बातें ज्यादा करती रहीं और लुक में बदलाव को लेकर उठने वाले सवालों का कम ही जवाब दिया। लेकिन यही खामोशी लोगों की अटकलों को और हवा देती चली गई। हॉलीवुड में युवा बने रहने की मांग लगभग क्रूर मानी जाती है और खासकर महिला अभिनेत्रियों के लिए यह दबाव और भी ज्यादा होता है, जिससे गहरी बाहरी छवि की चिंता पैदा होती है। इसी दबाव में कई सितारे अपने गोल्डन पीरियड को आगे बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का रास्ता चुनते हैं। निक्की का अनुभव इसी प्रवृत्ति की एक झलक है। शुरुआत में वे अपनी नेचुरल खूबसूरती के दम पर भीड़ से अलग चमकीं, लेकिन वक्त के साथ और इंडस्ट्री के नियमों के दबाव में वे भी परफेक्ट दिखने की जिद से बच नहीं पाईं। समस्या ये है कि सर्जरी कोई जादुई चाबी नहीं होती। निक्की के बदलावों से यह संकेत मिलता है कि जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप अक्सर उल्टा पड़ता है। पुरानी चमक बचाने के बजाय नकारात्मक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है और करियर पर भी असर पड़ सकता है। जो छवि कभी ताजा और प्यारी लगती थी, अब उसकी जगह पहचाने न जाने वाली टिप्पणियां ले चुकी हैं। ये दृश्य अंतर वाकई दिल तोड़ने वाला है। आप शायद पूरी जिंदगी में ये सोच भी नहीं पाएंगे कि चेहरे की एक सर्जरी किसी पुरुष के प्रजनन अंगों तक को प्रभावित कर सकती है। लेकिन इस बात पर क्रोएशियाई पुरुष नेवन सिगानोविच को बोलने का पूरा हक है। 1992 में सिगानोविच ने पहली बार होठों में फिलर इंजेक्ट करवाया और वहीं से उनके लिए प्लास्टिक सर्जरी का एक कभी न खत्म होने वाला रास्ता शुरू हो गया। उनका सपना था कि वे पुरुष संस्करण बार्बी की तरह हमेशा युवा रहें, चेहरा हमेशा परफेक्ट रहे। इसीलिए उन्होंने एक के बाद एक कई फेस प्रोसीजर्स कराए। नाक की सर्जरी, गाल की हड्डियों में इम्प्लांट, ठुड्डी और जबड़े में फिलर्स, बोटॉक्स इंजेक्शन वगैरह। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनकी सर्जरी की गिनती सिर्फ 5 बार है, लेकिन इनमें से कुछ ऑपरेशंस का असर संतोषजनक नहीं रहा, इसलिए उन्हें दोबारा करवाना पड़ा। लेकिन दुनिया भर की गॉसिप हेडलाइंस में उन्हें जिस चीज ने पहुंचाया वह उनकी धीरे धीरे मूर्तिकला जैसी बनती शक्ल नहीं थी, बल्कि एक बिल्कुल अनपेक्षित मेडिकल हादसा था। 2017 में जब वे ईरान गए
और सेप्टम सुधार की सर्जरी करवाई तो एनेस्थीसिया के बाद उनके साथ एक दुर्लभ और गंभीर समस्या हुई, जिसने उनके जननांगों पर बहुत बड़ा असर डाला। और हैरानी की बात यह है कि यह लक्षण पूरे 3 महीने तक चला। इस लगातार बनी रहने वाली इरेक्शन से जुड़े भयावह दुस्वप्न को खत्म करने के लिए सिगानोविच को मजबूरन 3 बार जननांगों की सर्जरी करानी पड़ी। तब जाकर उनकी शारीरिक क्षमता आखिरकार सामान्य हो पाई। आज तक डॉक्टर यह पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि एनेस्थीसिया के दौरान उनके साथ यह प्रतिक्रिया क्यों हुई। कुछ अनुमानों के मुताबिक इसका संबंध ब्लड प्रेशर, रक्त लिकाओं की बनावट या इस्तेमाल की गई एनेस्थीसिया दवाओं से हो सकता है। लेकिन बाद में जब सिगानोविच अलमारी साफ कर रहे थे तो उन्हें याद आया कि उस समय वे L-आर्जिनाइन नाम का एक जिम सप्लीमेंट ले रहे थे। ये घटक आमतौर पर रक्त संचार बढ़ाने और पुरुषों की इच्छा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिगानोविच को शक है कि इसी सप्लीमेंट और एनेस्थीसिया की प्रतिक्रिया की आपसी इंटरैक्शन ने वह भयावह साइड इफेक्ट पैदा किया। इतनी शारीरिक यातना झेलने के बाद भी वे हंसकर कहते रहे कि अब मैं आम पुरुषों से भी ज्यादा टिकाऊ हूं। मानो इस बेतुकी सच्चाई को वे आत्मव्यंग से हल्का करना चाहते हों। हालांकि ये घटना शरीर के लिए यातना बनी, लेकिन उसी ने उन्हें अचानक मशहूर भी कर दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध रियल लाइफ केन जस्टिन जेडलिका के साथ एक रियलिटी शो शूट किया, जहां 2 प्लास्टिक हैंडसम एक ही मंच पर अपनी चरम शक्ल सूरत के साथ मुकाबला करते दिखे और इसने अनगिनत दर्शकों का ध्यान खींचा। उनकी सर्जरी यात्रा पर डॉक्यूमेंट्री हुक ऑन द लुक बनाई गई और इसके एक एपिसोड की व्यूज 2 मिलियन तक पहुंची। आज सोशल मीडिया पर उनके 40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने जर्मनी में विज्ञापन शूट किए हैं और अपनी खुद की प्लास्टिक सर्जरी कंसल्टिंग कंपनी भी खोली है, ताकि दूसरों को भरोसेमंद सर्जन ढूंढने में मदद मिल सके। इतने विवादों के बावजूद सिगानोविच ने सर्जरी रोकने का इरादा नहीं किया। वे अब भी फिटनेस पर टिके हैं। हफ्ते में 4 से 5 बार ट्रेनिंग करते हैं। वे म्यूइंग भी करते हैं, एक तरह की मुंह की पोजीशन ट्रेनिंग, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे चेहरे की रेखाएं ज्यादा शार्प दिखती हैं। उन्होंने यहां तक कि एक क्लिनिक भी स्थापित किया और दुनिया भर के डॉक्टरों से सीखी हुई बातों के अनुभव के आधार पर सुंदर बनना चाहने वाले लोगों को कम भटकने में मदद करने की बात करते हैं। नेविन सिगानोविच शायद अपना बुढ़ापा न आने वाला सपना पा चुके हों, लेकिन इसकी कीमत थी ऐसा दर्द जिसे आम लोग शायद सह भी न पाएं, और चाकू के नीचे एक ऐसी अंतहीन यातना जिसका अंत दिखाई नहीं देता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक इंसान और एक ही दिन में 10 प्लास्टिक सर्जरी? द हिल्स की चर्चित शख्सियत हाइडी मोंटैग के रिश्तों के झगड़े, दोस्तियों का टूटना, करियर के उतार चढ़ाव, सब कुछ हमेशा मीडिया की नजर में रहा। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उनकी प्लास्टिक सर्जरी वाली अविश्वसनीय राह थी। 2007 में ही हाइडी ने पहला कदम रख दिया था। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और नाक की सर्जरी करवाई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 2010 में उन्होंने जनता को दंग कर दिया। एक ही दिन में उन्होंने कुल 10 कॉस्मेटिक सर्जरी करवा ली। इस पागलपन भरी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में ठुड्डी का छोटा करना, शरीर के कई हिस्सों की लिपोसक्शन, बोटॉक्स इंजेक्शन, भौं उठाने जैसी प्रक्रियाएं शामिल थीं। उन्होंने मीडिया को समझाया कि वे ऐसा इसलिए कर रही थीं ताकि और बेहतर महसूस कर सकें और ज्यादा परफेक्ट बन सकें। वे चाहती थीं कि आईने में खुद को देखकर उन्हें अपना चेहरा पसंद आए। लेकिन हकीकत कल्पना से कहीं ज्यादा बेरहम निकली। जिस दिन ये सर्जरी हुई, मकसद तो एक बार में रिकवरी, बार बार एनेस्थीसिया से बचना था, मगर वही दिन उन्हें लगभग मौत तक ले गया।
उनकी अपनी यादों के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एक समय उनका दिल धड़कना बंद कर गया। सिक्योरिटी ने तुरंत उनके पति स्पेंसर प्रैट को खबर दी और एक पल के लिए उन्हें लगा कि वे अपना प्यार खो चुके हैं। मौत के किनारे का ये अनुभव उनकी जिंदगी का बड़ा मोड़ बन गया और इसी ने लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के जोखिमों पर फिर से सोचने पर मजबूर किया। और इससे भी ज्यादा अप्रत्याशित बात ये थी कि डॉक्टरों का वादा किया हुआ कुछ महीनों में तेज रिकवरी पूरा नहीं हुआ। सर्जरी के बाद वे पूरे 1 साल तक रिकवरी में जूझती रहीं। यहां तक कि बोलना भी मुश्किल हो गया क्योंकि उनकी ठुड्डी की हड्डी का एक हिस्सा हटाया गया था। हाइडी ने स्वीकार किया कि वो दौर उनके शरीर और मन दोनों को लगभग तोड़ चुका था। हालांकि कुछ समय के लिए सर्जरी ने उन्हें अपने लुक को लेकर संतुष्टि दी, लेकिन आखिरकार हाइडी ने कुछ ऑपरेशंस पर गहरा पछतावा जताया। 2013 में उन्होंने पहले लगाए गए एफ कप इम्प्लांट्स हटवाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अत्यधिक बड़े स्तनों से उन्हें शारीरिक दर्द होता था। त्वचा तक इतनी खिंच गई थी कि जैसे अब संभल ही नहीं पाएगी। उन्होंने अपने पुराने फैसले पर सवाल उठाया और समझा कि ये उनकी वास्तविक जरूरत नहीं थी, बल्कि और सुंदर बनने की अंधी दौड़ थी। कई साल गुजरने के बाद उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि उन सर्जरी से आए बदलावों ने उनकी असल वैल्यू नहीं बढ़ाई। जिस बाहरी बदलाव का पीछा वे करती रहीं, वो आज उन्हें सिर्फ एक दर्दनाक कीमत जैसा लगता है। और जो बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभती है, वो ये कि उस वक्त उन्होंने इतनी सारी सर्जरी सिर्फ इसलिए करवाईं क्योंकि कोई उन्हें मुफ्त में करने को तैयार था। ये उनकी जिंदगी का ऐसा फैसला बन गया जिसे वे वापस देखना भी नहीं चाहतीं। उनका अनुभव एक चेतावनी भी है। खूबसूरती को शरीर की अति चीरफाड़ पर नहीं टिकाना चाहिए और खुद की कीमत को पूरी तरह चेहरे मोहरे पर तो बिल्कुल नहीं। आज वे लोगों से कहती हैं कि सर्जरी से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछें। आप ये क्यों करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ये आपकी जिंदगी में क्या बदले? क्या ये सच में इसके लायक है? स्पॉटलाइट के नीचे 30 साल बिताने वाली केटी प्राइस आज अपने कभी के मीठी सी लड़की वाले रूप से बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं। असामान्य रूप से पतली टांगें और अस्वाभाविक छाती, दोनों का मेल बेहद बेमेल लगता है। आखिर आज वो ऐसी क्यों हो गईं? केटी प्राइस की उम्र अब 47 साल है। वे कभी ब्रिटेन की मशहूर ग्लैमर स्टार और रियलिटी शो क्वीन रही हैं। करियर की शुरुआत से ही उन्होंने अपने शरीर और चेहरे में कई बार रीमॉडलिंग करवाई। 16 बार ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, 3 बार ब्राजीलियन बट लिफ्ट, 1 बार नाक की सर्जरी और 6 बार फेस लिफ्ट। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर 17 साल की उम्र में ही उन्हें बोटॉक्स और फिलर्स के बारे में पता होता तो शायद वे बहुत पहले ही सर्जरी शुरू कर देतीं। 1998 में सिर्फ 20 साल की उम्र में केटी ने पहली बार ब्रेस्ट सर्जरी करवाई, 32B से 32C तक, और इसकी कीमत थी 4,500 पाउंड। उस समय के लिए यह छोटी रकम नहीं थी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ सालों में उनका साइज तेजी से बढ़ता गया, C से D, फिर F और एक समय पर 32G तक पहुंच गया। उनकी सर्जरी की चाह सिर्फ छाती तक नहीं रुकी। 2001 में उन्होंने चेहरे के फिलर्स आजमाने शुरू किए। 2004 में पहली बार बोटॉक्स इंजेक्ट कराया और खुलकर कहा, मुझे ये पसंद है। हालांकि उस वक्त उन्होंने कहा था कि वे कभी फेस लिफ्ट नहीं कराएंगी, लेकिन सच ये है कि बाद में उन्होंने 6 बार कराया। 2007 में उन्होंने नाक की सर्जरी, केमिकल पील और 25,000 पाउंड की डेंटल वेनियर्स भी लगवाईं। धीरे धीरे साइड इफेक्ट्स दिखने लगे। 2015 में
सेलिब्रिटी बिग ब्रदर में जाने से पहले केटी को एक असफल ब्रेस्ट सर्जरी झेलनी पड़ी, जिससे उनके स्तन में एक छेद बन गया और इम्प्लांट तक बाहर दिखने लगा। इस हादसे ने न सिर्फ उनके शरीर को नुकसान पहुंचाया और उन्हें भयभीत कर दिया, बल्कि जनता भी दंग रह गई। लेकिन इसके बाद भी वे नहीं रुकीं। वे बेल्जियम गईं ताकि छाती की मरम्मत हो सके और फिर तुर्की जाकर फुल मेकओवर कराया। फेसलिफ्ट, पलक उठाने की सर्जरी, ब्राजीलियन बट लिफ्ट, पेट की लिपोसक्शन, लगभग जो संभव था उन्होंने सब कुछ आजमाया। 2020 में वे फिर बेल्जियम गईं, अपनी 12वीं ब्रेस्ट सर्जरी के लिए, ताकि एक असफल ऑपरेशन को ठीक किया जा सके। इस मरम्मत को देखकर उस समय के डॉक्टर भी हैरान रह गए। उनके दांत भी नहीं बचे। एक बार वेनियर्स बदलते वक्त उनके असली दांतों को इतना घिस दिया गया कि वे टूथपिक जैसी छोटी डंडियों में बदल गए। जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नई मुस्कान दिखाई तो दर्शक स्तब्ध रह गए और हालिया वीडियो में वे मिनी स्कर्ट में दिखीं, दोनों टांगे सूखी टहनियों जैसी, जिससे नेटिजन्स को उनकी सेहत की चिंता होने लगी। कुछ ने तो सीधे कहा, अब पहचान ही नहीं आता कि ये कौन है। केटी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं, ये पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की लुक्स एंग्जाइटी का चरम प्रदर्शन है। 17 साल की नेचुरल लड़की से लेकर 47 साल की ऐसी शख्सियत तक, चेहरे पर फिलर्स, शरीर का संतुलन बिगड़ा हुआ, वे लगभग हर साल सर्जरी करती रहीं। कई बार तुर्की और बेल्जियम तक डॉक्टरों के पास जाती रहीं और उनका शरीर जैसे एक प्रयोगशाला की जमीन बन गया, जिस पर अंतहीन प्रोसेसिंग चलती रही। शायद शुरुआत में उनका मकसद बस खूबसूरत होना था, लेकिन समय के साथ ये चाह बीमारी जैसी बनती गई। उन्होंने माना कि सर्जरी फेल होने के बाद वे सिर उठाकर नहीं चल पाती थीं। उन्हें नेटिजन्स की निर्दयी हंसी और ऑनलाइन हिंसा भी झेलनी पड़ी। उनका चेहरा ट्रैफिक का सामान बन गया और उनका शरीर कारोबार का दांव। ऊपर उठे हुए आंखों के कोने, बेहद उभरी हुई गाल की हड्डियां और खिंची हुई त्वचा से बना बिल्ली सा चेहरा। इसी वजह से जॉसलिन विल्डनस्टीन को कैटवुमन कहा गया। लेकिन ये चेहरा जन्म से नहीं था, ये बहुत महंगी और विनाशकारी प्लास्टिक सर्जरी की एक श्रृंखला का नतीजा था। जॉसलिन का जन्म 1940 में स्विट्जरलैंड के लौजान में हुआ। बचपन में वे झीलों और हरियाली वाले शांत कस्बे में रहीं। उनका बचपन भी सामान्य बच्चों जैसा ही था, जब तक कि वे 20 की उम्र के बाद घर छोड़कर पेरिस नहीं चली गईं, जहां वे उच्च समाज की चमकदार दुनिया में घुलना चाहती थीं। वहीं उनकी मुलाकात प्रभावशाली और अमीर लोगों से हुई और आखिरकार 1977 में केन्या में एक शिकार वीकेंड के दौरान उनकी मुलाकात उनके भाग्य के व्यक्ति से हुई, अरबपति आर्ट डीलर एलेक विल्डनस्टीन। वे तेजी से प्रेम में पड़े और अगले ही साल उन्होंने लास वेगस में शादी कर ली। यहीं से जॉसलिन ने बेमिसाल ऐशो आराम की दुनिया में कदम रख दिया। शादी के कुछ समय बाद जॉसलिन ने चेहरे में छोटे छोटे बदलाव करवाने शुरू किए। कहा जाता है कि शुरुआत में ये बदलाव अपेक्षाकृत सीमित थे, मुख्य रूप से चेहरे के कॉन्टूर को उठाने तक। लेकिन समय के साथ यही बदलाव धीरे धीरे और अधिक आक्रामक सर्जरी में बदलते गए। अपने पति की बिल्ली जैसे जानवरों की पसंद को ध्यान में रखकर उन्होंने कदम दर कदम अपना चेहरा कैट फेस में ढालना शुरू किया। आंखों के कोने लंबा खींचे गए, नाक की ब्रिज पतली की गई, गाल की हड्डियां और ऊंची की गईं और होठों की रेखा को बहुत स्पष्ट, यहां तक कि उभरी हुई बनाया गया। इन बदलावों ने उन्हें कैटवुमन का नाम दिलाया और वे दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियों में आ गईं। हालांकि आम जनमत ये मानता रहा कि उन्होंने बहुत ज्यादा सर्जरी करवाई है। जॉसलिन खुद लगातार ये कहती रहीं कि उनका चेहरा प्राकृतिक है।
उन्होंने बोटॉक्स और हाइलोरोनिक एसिड फिलर्स लेने से इनकार किया और कहा कि उन्होंने कुछ बार कोशिश की थी लेकिन फिर छोड़ दिया क्योंकि उन्हें नतीजा पसंद नहीं आया। इंटरव्यू में उन्होंने सबूत के तौर पर अपनी दादी की पुरानी तस्वीर भी निकाली और जोर देकर कहा कि ऊंची गाल की हड्डियां और गहरी आंखों का आकार उन्हें परिवार से विरासत में मिला है। लेकिन ये दलील लोगों को मना नहीं सकी, बल्कि उन पर हकीकत से इनकार करने का तंज और तेज हो गया। जॉसलिन अपने चेहरे को बदलने पर इतनी अड़ी क्यों रहीं? उनके दोस्तों और करीबी लोगों का मानना था कि इसका बड़ा कारण अपने पति एलेक को खुश करना था। उनका कहना था कि एलेक जंगली सुंदरता के प्रति आसक्त थे और उसी सौंदर्य को साधने के लिए जॉसलिन ने अपने चेहरे को फर्नीचर की तरह बार बार मरम्मत के लिए दे दिया। लेकिन उनकी ये शादी भी टिक नहीं पाई। 1998 में न्यूयॉर्क स्थित अपने घर में जॉसलिन ने अपने पति को एक युवा महिला के साथ एक कमरे में देखा। गुस्से में टकराव हुआ और एलेक ने हथियार तक इस्तेमाल किया। आखिरकार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस वजह से उनका तलाक केस तुरंत मीडिया की हेडलाइन बन गया और 1999 में औपचारिक रूप से तलाक हो गया। उन्हें $2 अरब 50 मिलियन का सेटलमेंट मिला और 13 साल तक हर साल $1 अरब की निरंतर भुगतान व्यवस्था भी रही। अदालत ने फैसले में ये भी खास तौर पर तय किया कि ये गुजारा भत्ता आगे किसी और प्लास्टिक सर्जरी पर खर्च नहीं किया जा सकता। 2024 में 84 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आलीशान जिंदगी को अलविदा कहा और जीवन के अंत तक पहुंच गईं। कभी कोरियाई मॉडल और गायिका रही हैंग मियोकू की नेटवर्थ $1 लाख से ज्यादा थी और अपनी साफ सुथरी सुंदरता के कारण वे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत पहचान भी रखती थीं। लेकिन आज उनका नाम प्लास्टिक सर्जरी की तबाही का पर्याय बन चुका है। शुरुआत में हैंग मियोकू भी कई कलाकारों की तरह बस ये चाहती थीं कि सर्जरी के जरिए बढ़ती उम्र के निशान थोड़े धीमे हो जाएं। शुरुआती कुछ ऑपरेशंस का असर अच्छा रहा और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा, लेकिन बहुत जल्दी वे एक मानसिक चक्र में फंस गईं। अभी भी काफी अच्छा नहीं हुआ। कोरिया और जापान में कई बार सर्जरी कराने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बार बार चेतावनी दी कि आगे सर्जरी जारी रखना स्थायी नुकसान दे सकता है, लेकिन उन्होंने चेतावनियों को अनदेखा किया और जिद पर अड़ी रहीं कि उन्हें और युवा और परफेक्ट दिखना है। जब नियमित प्लास्टिक सर्जन भी आगे ऑपरेशन करने से इनकार करने लगे, तो उन्होंने एक चरम रास्ता चुना, खुद अपने हाथों से सिलिकॉन इंजेक्ट करना। और जो बात और भी चौंकाने वाली है, जब सिलिकॉन खत्म हो गया और मिल भी नहीं पाया, तो उन्होंने उसकी जगह किचन का खाने वाला तेल अपने चेहरे में इंजेक्ट कर दिया। इस बेतुके कदम का नतीजा बहुत तेज और बहुत गंभीर निकला। उनका चेहरा तेजी से सूज गया, विकृत हो गया, दर्द असहनीय हो गया और अंत में हालत ऐसी हो गई कि वे पहचान से बाहर हो गईं। यहां तक कि उनके माता-पिता भी उन्हें नहीं पहचान पाए। जब उनकी ये त्रासदी मीडिया में सामने आई, तो समाज के कई लोगों ने उनके लिए चंदा जुटाया ताकि वे सुधार सर्जरी करवा सकें। डॉक्टरों ने उनके चेहरे से लगभग 60 ग्राम मिश्रित पदार्थ निकाला और गर्दन से लगभग 200 ग्राम अज्ञात पदार्थ। कुल मिलाकर उन्हें 10 ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। चेहरे का कुछ हिस्सा तो सुधरा, लेकिन पूरी तरह ठीक होना असंभव रहा। उनके चेहरे का ढांचा हमेशा के लिए बदल गया और उसी के साथ उनकी जिंदगी की दिशा भी। आज हैंग मियोकू मंच और स्पॉटलाइट से दूर हैं। वे कोरिया के अपने पुराने घर के पास एक छोटी दुकान में चुपचाप काम करती हैं। कभी सुंदरता के लिए वे हर कीमत देने को तैयार थीं और आज परफेक्शन के पीछे भागते भागते वे सब कुछ खो चुकी हैं। 16 इंच की कमर, 100 से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी, 6 पसलियां हटाई गईं।
ये चौंकाने वाले आंकड़े स्वीडन की महिला पिक्सी फॉक्स से जुड़े हैं। उन्हें रियल लाइफ बार्बी कहा जाता है और वे दुनिया की पहली इंसान हैं जिन्होंने 6 पसलियां निकलवाईं। पिक्सी फॉक्स का जन्म 1990 में स्वीडन में हुआ। वे पहले गैवले शहर में एक सामान्य इलेक्ट्रीशियन थीं। बाद में वे अमेरिका के लॉस एंजलिस चली गईं और पिक्सी फॉक्स नाम को अपना स्टेज नेम बनाकर एक ऐसी बॉडी मॉडिफिकेशन योजना पर निकल पड़ीं जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। उनकी शुरुआत सुनने में मासूम लगती है। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कभी खुद को इंसान नहीं माना। उन्हें हमेशा लगता था कि वे किसी परी कथा की फेरी हैं। इसी जिद के चलते उन्होंने अपने लक्ष्य उन काल्पनिक किरदारों पर टिकाए जैसे स्लीपिंग ब्यूटी की ऑरोरा और हु फ्रेम्ड रॉजर रैबिट की जेसिका रैबिट। वे अपने असली शरीर से कार्टून किरदारों की असंगत कर्व्स और अनुपात को दोहराना चाहती थीं। उनके मुताबिक कॉमिक किरदारों के बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए चेहरे के फीचर्स और पतली कमर के साथ भरे हुए हिप्स यही असली स्त्री सौंदर्य है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन शो कोई साधारण ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं था। ये सर्जरी की एक के बाद एक पागल श्रृंखला थी। हड्डी घिसना, नाक की सर्जरी, होंठ बढ़ाना, ठुड्डी में बदलाव, कानों को सिलना, आंखों में इम्प्लांट, लिपोसक्शन, भौं उठाना, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, बट लिफ्ट और फिर चरम कदम 6 पसलियां हटवाना सिर्फ 16 इंच की वॉस्प वेस्ट पाने के लिए। 100 से ज्यादा सर्जरी पर कुल खर्च 80,000 पाउंड से भी अधिक था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने खुद के ब्यूटी प्रोजेक्ट्स भी बनाए, जैसे प्यूबिक हेयर से आईलैश ट्रांसप्लांट। ये सचमुच चिकित्सा की सामान्य सीमाओं को धकेलने जैसा था। उनके कदम दुनिया भर में फैलते गए, बस ऐसे डॉक्टर ढूंढने के लिए जो सर्जरी करने को तैयार हों। भारत, ईरान, कोरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, स्वीडन, वे लगभग हर मशहूर या कम मशहूर सर्जरी डेस्टिनेशन तक जा पहुंची। कोरिया में उनके फेस रिकंस्ट्रक्शन को खास तौर पर खतरनाक बताया गया। डॉक्टरों को उनका जबड़ा, गाल की हड्डियां और ठुड्डी तोड़कर फिर से जोड़ना पड़ता था। पूरे प्रोसेस में चेहरे की जटिल नसों और मांसपेशियों से बचना अनिवार्य था, वरना स्थायी लकवा या बोलने की क्षमता खोने जैसा नुकसान हो सकता था। फिर भी पिक्सी सर्जरी की दुनिया में डूबी रहीं और बार बार अमेरिकी प्लास्टिक सर्जरी रियलिटी शो बॉट चेड में दिखीं। लेकिन यहां तक कि फेल हुई सर्जरी ठीक करने के लिए मशहूर इस शो के डॉक्टर पॉल नासिफ और टेरी डब्रो ने भी शो में साफ कहा कि वे आगे उनकी सर्जरी करने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनका सर्जरी इतिहास मेडिकल सेफ्टी की लाल रेखा पार कर चुका है। त्रासदी 2023 में चुपचाप आ पहुंची। एक ऐसी सर्जरी में जिसके बारे में उन्होंने विवरण सार्वजनिक रूप से नहीं बताया, गंभीर जटिलताएं हुईं। वे पूरे 1 हफ्ते तक कोमा में रहीं और अंततः आपात स्थिति में उन्हें वापस स्वीडन भेजा गया, जहां परिवार ने उनकी देखभाल की। उस ऑपरेशन ने न सिर्फ उनकी जान लगभग ले ली, बल्कि उन्हें दिमागी क्षति भी हुई। उन्होंने सोशल मीडिया पर उस प्लास्टिक सर्जन को कोसा जिसे वे अनेक लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाला कहती हैं, और ये भी जताया कि उन्हें पछतावा है कि कभी उन्होंने उसी डॉक्टर का प्रचार किया था। आज वे वह कार्टून गर्ल नहीं रहीं। टाइट कपड़े, भारी मेकअप और हॉट कर्व्स दिखाने वाली छवि नहीं। सोशल मीडिया पर वे बिना मेकअप दिखती हैं, कैजुअल कपड़े पहनती हैं, बिल्ली और कुत्तों को गोद में लेकर प्रकृति में टहलती नजर आती हैं। एक समय जिस इंटरनेट मॉडल ने चरम सर्जरी से सुर्खियां बटोरीं, अब वही सामान्य इंसान वाली जिंदगी की रफ्तार वापस पाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज जिन 10 सेलिब्रिटीज की प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ी घटनाओं के बारे में हमने बात की, आपको इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी?
नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।